भाषा बोलते थे। और ये जो नीचे का रीजन है वो है वलोनिया रीजन, जिसमें 40% लोग रहते थे जो कि फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे, और जो बचे हुए 1% लोग थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब आप जो छोटा सा एरिया देख रहे हो वो है ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें कंडीशन अलग थी। इसमें क्या था कि जो 80% लोग थे वो फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे, और जो 20% लोग थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो कंट्री थी उसमें मेजोरिटी डच स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा थी, और जो कैपिटल थी उसमें मेजोरिटी फ्रांस स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा थी, मतलब उल्टा था। अब हुआ क्या कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगा। और टेंशन क्यों बढ़ने लगा, इसके दो कारण थे। पहला कि जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली ज़्यादा रिच और पावरफुल थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी से, जिस वजह से फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी। दूसरा कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का लाभ बहुत देरी से मिलता था। अब आप खुद ही सोचो कि अगर एक कम्युनिटी को ज़्यादा लाभ मिलेगा और दूसरी कम्युनिटी को कम लाभ मिलेगा तो क्या होगा, आपस में टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसा हुआ भी। 1950 से लेकर 1960 तक बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और जो कैपिटल थी ब्रुसेल, उसमें कंडीशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती उससे पहले जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसने थोड़ी समझदारी दिखाई, और उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए ताकि कंट्री में शांति बनी रहे और कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई ना हो। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे बदलाव होते हैं। क्या क्या बदलाव होते हैं चलिए जानते हैं। तो पहला चेंज ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रांस स्पीकिंग लोगों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। दूसरा चेंज ये होता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो वो दोनों ग्रुप्स की सहमति से ही पास होगा, किसी एक ग्रुप की मर्जी से वो पास नहीं होगा। तीसरा चेंज ये होता है कि बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दी जाती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। फोर्थ चेंज था कि जो कैपिटल थी बेल्जियम की ब्रुसेल, उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फिफ्थ चेंज था कि इन्होंने इन सब के अलावा एक और तरीके की गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग बनाई गई थी, जो कि अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड मुद्दों पर काम करती थी। तो बेसिकली अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो बेल्जियम में 3 तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था।